नमस्कार दोस्तों, एसके क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में डिटेल से अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित परिभाषाएं हैं। इन सभी को हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के विषय में डिटेल से बात करेंगे, जिसके अंतर्गत बाल विकास से संबंधित अवधारणाएं, बाल विकास की परिभाषाएं, प्रभावित करने वाले कारकों में हम वंशक्रम के सिद्धांत और वातावरण, इन सभी के विषय में आज इस वीडियो के अंतर्गत हम डिटेल से बात करेंगे। यह लेक्चर रीट, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, सीटेट और अन्य जितनी भी अध्यापक पात्रता परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाल विकास की शुरुआत है ये कहाँ से होती है। सर्वप्रथम 1628 ईस्वी में यूरोपियन विद्वान कोमनियस ने बाल विकास को लेकर स्कूल ऑफ इन्फेंसी यानी कि शिशु पाठशाला की शुरुआत की थी। तो यहाँ से बाल विकास की शुरुआत होती है कि 1628 ईस्वी में यूरोपियन विद्वान थे कोमनियस। इन्होंने सबसे पहले स्कूल ऑफ इन्फेंसी यानी कि शिशु पाठशाला की शुरुआत की थी। फिर 1657 ईस्वी में इन्होंने दो चित्रमयी पुस्तकों की रचना की थी और इनमें वर्णमाला को समझाने के लिए प्रत्येक वर्ण के साथ चित्र का उपयोग किया गया था। तो देखो, आजकल हम जो बच्चों के लिए जो छोटे बच्चों के लिए जो बुक आती है उसमें हम वर्णमाला देखते हैं, तो उस वर्णमाला में ए के साथ में अनार का चित्र मिलता है, क के साथ में कबूतर का चित्र मिलता है, ख के साथ में खरगोश का चित्र मिलता है। इसी प्रकार से वर्णमाला को समझाने के लिए इन्होंने दो चित्रमयी पुस्तकों की रचना की थी 1657 ईस्वी में। तो शुरुआत है ये कोमनियस के द्वारा की गई थी बाल विकास की। इसके बाद में पेस्टोलॉजी आते हैं, जो कि जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1774 ईस्वी में अपने 3.5 वर्षीय पुत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए बेबी बायोग्राफी नामक लेख लिखा और इसे विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाया। तो पेस्टोलॉजी जो जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने 1774 ईस्वी में अपना जो पुत्र था 3.5 वर्षीय पुत्र, इसके विकास का अध्ययन किया और इसके विकास के अध्ययन से संबंधित एक लेख लिखा, बेबी बायोग्राफी लेख लिखा। इस बेबी बायोग्राफी लेख से जर्मनी के ही बच्चों के डॉक्टर थे, डॉक्टर टाइडमैन, ये बहुत ही अधिक प्रभावित हुए थे इस लेख से। और प्रभावित होने के बाद इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में बाल विकास को गति प्रदान की, चिकित्सा के क्षेत्र में बाल विकास का उपयोग किया। तो यह हमें ध्यान में रखना है कि सबसे पहले तो कोमनियस ने इसकी शुरुआत की थी, फिर पेस्टोलॉजी ने अपने ही पुत्र का अध्ययन किया और इससे प्रभावित होकर के टाइडमैन ने चिकित्सा के क्षेत्र में बालक के विकास को गति प्रदान की थी। बाल विकास से संबंधित 19वीं सदी में विक्टोरिया हरलोक ने पहली बार कहा कि एक बालक का विकास गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है और इसी विचार से बाल मनोविज्ञान बाल विकास बना। देखो, पहले बाल विकास को बाल मनोविज्ञान कहा करते थे, बाल मनोविज्ञान, लेकिन 19वीं सदी में विक्टोरिया हरलोक के द्वारा बताया गया कि एक बालक का विकास है ये गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है और इस कारण से फिर बाल मनोविज्ञान है ये बाल विकास बन गया। और इन्होंने भारतीय प्रवेश में अभिमन्यु, सुखदेव मुनि और प्रहलाद की कहानियों को अपने अध्ययन में शामिल किया और इनका उदाहरण देकर के समझाया। इसके बाद में आते हैं स्टेनले हॉल, जो कि अमेरिकी विद्वान थे। स्टेनले हॉल अमेरिकी विद्वान थे। इन्होंने 1893 ईस्वी में बाल विकास आंदोलन की शुरुआत की थी। स्टेनले हॉल अमेरिकी विद्वान थे और इन्होंने बाल विकास आंदोलन की शुरुआत की थी और इसके साथ में इन्होंने बाल विकास सोसाइटी का भी गठन किया था, बाल विकास सोसाइटी। और इसी कारण से बाल विकास आंदोलन का जनक भी किसे माना जाता है, स्टेनले हॉल को माना जाता है। बाल विकास आंदोलन, बाल मनोविज्ञान का आंदोलन जनक, किशोर अवस्था का जनक, वो हम किसे मानते हैं, स्टेनले हॉल को ही माना जाता है। अब बाल विकास की विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो तथ्य दिए गए थे उनके आधार पर एक डेफिनेशन निकल करके आती है कि एक बालक की गर्भावस्था से लेकर जन्म के बाद की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले विकास का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। यानी एक बालक का
विकास है वो गर्भावस्था से लेकर के जन्म के बाद की विभिन्न अवस्थाओं में जो विकास होता है, इन सभी का जो अध्ययन हम करते हैं ये क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। तो ये परिभाषा हो गई बाल विकास की। बरक के अनुसार बाल विकास की परिभाषा दी गई कि गर्भ काल से लेकर के जन्म के बाद किशोरावस्था तक होने वाले अध्ययन को बाल विकास कहते हैं। बरक ने बताया कि जन्म के बाद, इन्होंने जन्म के बाद ही बताया, जबकि हर लोग पहले ही बता चुकी है कि जन्म से पूर्व ही विकास वो प्रारंभ हो जाता है। जबकि बरक कहते हैं कि गर्भ काल से लेकर, इन्होंने भी गर्भ काल से ही बताया, गर्भ काल से लेकर जन्म के बाद की किशोरावस्था तक होने वाले अध्ययन को बाल विकास कहते हैं। क्रो एंड क्रो, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार पूछी जा चुकी है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि जन्म से पूर्व अवस्था से लेकर जन्म के बाद परिपक्व अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। जन्म से पहले से और जन्म के बाद परिपक्वता अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन बाल विकास कहलाता है, क्रो एंड क्रो के अनुसार। वुडवर्थ कहते हैं कि बालक का विकास है उसके वंश क्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट कई बार पूछा जा चुका है। बालक का विकास है ये उसके वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है, इन दोनों पर ही निर्भर करता है। बाल विकास इक्वल टू वंशक्रम इनटू वातावरण। एक बालक का जन्म और विकास मूल रूप से वंशक्रम और वातावरण का परिणाम होता है। ये तथ्य ध्यान में रखना, ये वुडवर्थ के द्वारा बताया गया है। तो पहले हम बात कर लेते हैं वंशक्रम की। माता पिता के माध्यम से संतानों में उनके पूर्वजों के जो गुण आ जाते हैं वही वंशक्रम को दर्शाते हैं। यानी माता पिता के माध्यम से जो इनके दादा दादी हैं उनके गुण वो संतानों में आ जाते हैं, पोता पोती में आ जाते हैं। तो ये जो पूर्वजों के गुण हैं यही क्या करते हैं? वंशक्रम को दर्शाते हैं। वुडवर्थ के अनुसार एक बालक में जन्म के 9 माह पूर्व गर्भ धारण के समय जो गुण मौजूद होते हैं वे ही वंशक्रम कहलाते हैं। यानी कि एक बालक का जन्म होता है, उस जन्म के 9 माह पूर्व, यानी कि बच्चा जो होता है पेट में 9 माह तक रहता है, तो उस 9 माह से पूर्व जब महिला गर्भ धारण करती है तो उस समय जो गुण मौजूद होते हैं वो वंशक्रम को दर्शाते हैं। वंशक्रम के अनुसार जीवन की शुरुआत किस प्रकार से होती है? तो हम जानते हैं कि माता में 46 गुणसूत्र होते हैं और पिता में भी 46 गुणसूत्र होते हैं। माता के द्वारा है वो जनन कोश उत्पन्न किया जाता है, मातृकोश कहते हैं, मातृभाषा नहीं, मातृकोश उत्पन्न किया जाता है जिसे हम अर्ध कोशिका भी कहते हैं। और इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं। ये अगुणित कोशिका होती है। इसी प्रकार से पिता के द्वारा भी जनन कोश या पितृकोश उत्पन्न किया जाता है। यानी कि पिता के द्वारा जो जनन कोश उत्पन्न होता है उसे पितृकोश कहते हैं। इसे भी अर्ध कोशिका कहा जाता है। इसमें भी 23 गुणसूत्र होती हैं। अब पितृकोश और मातृकोश दोनों आपस में संयोग करती हैं, संयोग करके जायगोट का निर्माण करते हैं जो कि एक पूर्ण कोशिका होती है। इसे हम संयुक्त कोश भी कहते हैं। 2 अर्ध कोशिका से मिलकर ये बनती है और 23 गुणसूत्र मिलकर के 46 गुणसूत्र हो जाती हैं। और यही एक कोशिका होती है जिससे जीवन की शुरुआत होती है। जीवन इसी कोशिका से प्रारंभ होता है, इसी एक कोशिका से जीवन की शुरुआत होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शरीर एवं लिंग का निर्धारण करने में वंशक्रम की भूमिका। अभी हमने बात की थी किस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति होती है। अब बात कर रहे हैं हम शरीर एवं लिंग का निर्धारण है वो वंशक्रम की क्या भूमिका रहती है इसमें। माता के द्वारा जो मातृकोश निकलता है उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। पिता के द्वारा जो पितृकोश होता है उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। इन 23 गुणसूत्रों में से जो 22 गुणसूत्र होते हैं वो काय गुणसूत्र कहलाते हैं। और ये काय गुणसूत्र क्या करते हैं? हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। एक गुणसूत्र जो बच जाते हैं, यानी कि 22 तो आ गए माता पिता से, और माता पिता से एक गुणसूत्र जो बचते हैं वो कहलाते हैं लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। और ये क्या करते हैं? जो संतान उत्पन्न होती है उस संतान में लिंग का निर्धारण करते हैं। 22 गुणसूत्र काय गुणसूत्र कहलाते हैं जो कि शरीर का निर्माण करते हैं, और एक गुणसूत्र वो लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं लिंग का निर्धारण, यानी कि जो होने वाली संतान है वो लड़की होगी या लड़का होगा। तो ये भी माता पिता के गुणसूत्रों पर ही निर्भर करता है। गुणसूत्र जो होते हैं माता में अक्ष होते हैं, पिता में अक्ष वाई होते हैं। जब माता का अक्ष और पिता का अक्ष आकर के मिलता है तो अक्ष बनता है, यानी कि बालिका उत्पन्न होती है, लड़की उत्पन्न होती है।
जब माता का X और पिता का Y गुणसूत्र आकर के मिलते हैं तो XY गुणसूत्र बन जाता है और इससे क्या होता है, बालक बनता है। यानी कि जब XX गुणसूत्र होते हैं तो बालिका, XY होते हैं तो बालक। X गुणसूत्र होते हैं ये लंबे होते हैं, जबकि Y गुणसूत्र होते हैं ये बौने और गोल होते हैं। तो इस प्रकार से वंश क्रम है वो लिंग के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद में विकास के वंश क्रम से संबंधित सिद्धांत हैं वो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला सिद्धांत आता है बीज कोशों का सिद्धांत। बीज कोशों का सिद्धांत, इसके उपनाम भी हैं जनन द्रव्य का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अमरता का सिद्धांत। तो ये किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, तो इसके उपनाम भी हमें ध्यान में रखने हैं। प्रस्तुतकर्ता यानी कि इसका जो प्रतिपादन है वो विजमैन के द्वारा किया गया था और ये जो प्रयोग था ये चूहों पर किया गया था। इसमें विजमैन ने क्या किया था कि विजमैन ने कुछ चूहे लिए थे और कई पीढ़ियों तक, लगभग 20 पीढ़ियों तक इनकी पूंछ काटता रहा, लेकिन अंत में देखा कि हर बार उत्पन्न होने वाली संतान है वो पूंछ सहित पैदा होती है। यानी कि कई पीढ़ियों तक इन्होंने कैंची से इनकी पूंछ काट दी, लेकिन जो नई संतान उत्पन्न होती थी उनको पूंछ उपस्थित थी। इस प्रयोग से विजमैन ने सिद्ध किया कि माता पिता के जनन द्रव्य संतानों के रूप में निरंतर बना रहता है। यानी माता पिता का जो जनन द्रव्य होता है ये संतानों में निरंतर बना रहता है, यानी माता पिता की मृत्यु के बाद भी संतानों के रूप में जीवन अमर है। तो ये जो माता पिता से जो जनन द्रव्य प्राप्त होता है उसी के कारण से क्या होता है, इन्होंने जो चूहों की जो पूंछ काटी थी वो आगे आने वाली संतान में पूंछ सहित जो चूहे पैदा हुए थे वो इसी के कारण हुए थे। नेक्स्ट जो दूसरा सिद्धांत आता वो है अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। जो गुण हमने अर्जित किए हैं वो आगे किस प्रकार से संक्रमित होते हैं, इसके प्रस्तुत करता है लेमार्क। लेमार्क ने जिराफ का उदाहरण देते हुए बताया कि पहले जिराफ की गर्दन सामान्य हुआ करती थी, लेकिन पृथ्वी पर धीरे धीरे घास की समाप्ति होने के कारण पेड़ों की पत्तियों को खाने के लिए जिराफ की द्वारा गर्दन का अधिक उपयोग किया गया। इस कारण से जिराफ की संतानों की लंबी गर्दन वो जन्मजात रूप से होने लगी। अब देखो जो गधा होता है उसी प्रकार से पहले जिराफ हुआ करता था, लेकिन जब पृथ्वी पर धीरे धीरे जो घास है ये समाप्त होने लगी, घास समाप्त होने से ये क्या करते हैं, छोटी छोटी जो झाड़ियाँ हैं पेड़ पौधे उनको खाना शुरू कर दिया। तो इनको खाने के लिए इनको आगे वाले पैरों का और गर्दन का अधिक प्रयोग करना पड़ा, जिस कारण से अब वर्तमान में जो जिराफ पैदा होते हैं उनमें ये जो लक्षण था अर्जित लक्षण ये आगे क्या हो गया, संक्रमित हो गया और इस प्रकार का जिराफ उत्पन्न हो गया जिनकी गर्दन और आगे वाले पैर और गर्दन लंबी पैदा होने लगी। इसी प्रकार से समाज में माता पिता से जिस किसी व्यवसाय में विशेष उन्नति को प्राप्त करते हुए कुछ विशेष गुण अपने आप में पैदा कर लेते हैं, ये गुण भी उनकी संतानों में पैदा हो जाते हैं। अर्जित गुणों का संक्रमण या संतानों में स्थानांतरित होना ये इसके द्वारा लेमार्क के द्वारा बताया गया था। जो गुण हम अर्जित करते हैं वो भी माता पिता में आगे स्थानांतरित हो जाते हैं। तीसरा सिद्धांत आता है मौलिक गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। मौलिक गुणों के संक्रमण का सिद्धांत इसके प्रस्तुतकर्ता थे जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने लंबे पौधे और बौने पौधे के मध्य संकरण कराकर उगाया तथा प्रथम पीढ़ी में देखा कि सभी पौधे लंबे संकर प्राप्त हुए। अब देखो यहाँ पर लंबा पौधा ले लिया कैपिटल टी, यहाँ पर F1 पीढ़ी में कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी ये ले लिया। ये लंबे पौधे थे, ये बौने पौधे थे, दोनों का संकरण करवाया तो देखा यहाँ पर जो प्राप्त होने वाले पौधे थे वो सभी कैसे संकर पैदा हुए। इस प्रकार के पौधे पैदा हुए यानी कि संकर पौधे पैदा हुए थे। यहाँ पर बना लेता हूँ मैं दोबारा कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे जो गेमेट बनेगा कैपिटल टी, इससे स्मॉल टी, और जो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी वो इस प्रकार से प्राप्त होगी। सभी कैसे होंगी, संकर होंगे। इसी प्रकार से प्रथम पीढ़ी के पौधों को फिर से उगाने पर द्वितीय पीढ़ी में लंबे पौधे 25%, संकर पौधे 50% और बौने पौधे 25% प्राप्त हुए। अब ये जो पौधे प्राप्त हुए थे इसको दोबारा से क्या कर दिया इन्होंने, संकर करवा दिया। देखो कि इसमें जो गेमेट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी संकरित करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो 25% तो लंबे पौधे प्राप्त हुए,
50% बोने लंबे संकर पौधे प्राप्त हुए और 25% शुद्ध बोने पौधे प्राप्त हुए। अब इन्होंने क्या किया, बचे हुए जो 50% पौधे थे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, इनको संकर पौधों को फिर से बोया गया और तीसरी पीढ़ी में 50% लंबे और 50% बोने पौधे प्राप्त हुए। अब देखो इससे कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी संकर करवाया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि यहाँ पर बोने पौधे, ये तो लंबे पौधे हो गए और ये बोने पौधे प्राप्त हुए। तो इन्होंने बताया कि इस प्रयोग के आधार पर सिद्ध किया कि तीसरी पीढ़ी आते आते उनके जो जन्मजात मौलिक गुण थे वो वापस प्रकट हो जाते हैं। जो पहले इनके पूर्वजों के जो लक्षण थे वही लक्षण वापस प्रकट हो जाते हैं। जैसे नानी के गुण नातिन में, दादा के गुण पोते में आ जाते हैं। सेम इसी प्रकार से इन्होंने इस प्रयोग के द्वारा इसे समझाया ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इसके बाद में चौथा सिद्धांत आता है समान प्रतिमान का सिद्धांत और इसके प्रस्तुत करता थे सोरेनसन। सोरेनसन के अनुसार सभी प्राणियों में माता पिता के समान ही आकृति वाली, प्रतिरूप वाली, स्वरूप वाली संतानें पैदा होती है। यानी कि जैसे माता पिता होंगे उसी प्रकार की उसे संतान प्राप्त होगी, उसी प्रकार की आकृति उनकी संतान की होगी। जैसे मनुष्य की जो संतान होगी सेम मनुष्य जैसे ही होगी, मछली की संतान है वो मछली जैसी होगी, पक्षी की संतान पक्षी जैसी होगी। जैसे माता पिता होंगे वे अपने ही जैसी संतान को जन्म देंगे। जैसे मनुष्य के मनुष्य, पशु के पशु, पक्षी के पक्षी, मछली के मछली ही पैदा होंगे। तो ये समान प्रतिमान का सिद्धांत है। 5 नंबर पर आता है विपरीत गुणों या प्रत्यागमन का सिद्धांत। कई बार क्या होता है, कभी कभी संतानों में माता पिता से ठीक विपरीत लक्षण प्रकट हो जाते हैं। सोरेनसन ने भी इस विचार का समर्थन किया था और कहा था कि कभी कभी शारीरिक या मानसिक विशेषताओं में या फिर व्यवहार में संतानें माता पिता से ठीक विपरीत लक्षण प्रकट करती है। जैसे हिरण्याकश्यप राजा के प्रहलाद का जन्म, ये इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं। कुछ जो अनपढ़ जो माता पिता होते हैं उनके पढ़ने वाले बच्चे पैदा हो जाते हैं, अच्छे दिमाग वाले बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो ये भी विपरीत गुणों या प्रत्यागमन का सिद्धांत लागू होता है यहाँ पर। 6 नंबर पर आता है असमानता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कभी कभी या किसी विशेषता में माता पिता व संतानों में अलग अलग प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। जैसे रंग, रूप, कद काठी में होने वाली असमानता को दर्शाती हैं। इस विचार का समर्थन डार्विन व लेमार्क ने भी किया था। देखो इसमें कई माता पिता है वो काले होते हैं लेकिन उनकी होने वाली संतान है वो गोरी पैदा हो जाती है। कई गोरे माता पिता होते हैं तो उनकी होने वाली संतान काली हो जाती है। तो कद काठी, कई लंबे होते हैं तो उनकी संतान बोनी हो जाती है। तो ये असमानता का सिद्धांत आता है यहाँ पर। ये वंशक्रम वो किस प्रकार से बाल विकास को प्रभावित करता है ये हमने बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं वातावरण। तो हम जिस प्रवेश में रहते हैं, प्रवेश में निवास करते हैं, उन सभी कारकों को सम्मिलित रूप से वातावरण कहते हैं। और वातावरण भी क्या करता है, हमारे बाल विकास को प्रभावित करता है। तो वुडवर्थ कहते हैं कि हमारे चारों तरफ फैले हुए वे सभी तत्व जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत प्रभावित करते हैं वातावरण कहलाते हैं। यहाँ पर ये तत्व शब्द ध्यान में रखना है। तत्व शब्द आ जाए और वातावरण की डेफिनेशन हो तो आप सीधा ही वुडवर्थ कर देना। हमारे चारों तरफ फैले हुए वे सभी तत्व जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत प्रभावित करते हैं वातावरण कहलाते हैं। जिम्बर्ट के अनुसार हमारे चारों ओर फैली हुई वे सभी वस्तुएं, इन्होंने वस्तुएं शब्द का प्रयोग किया, हमारे चारों ओर फैली हुई वे सभी वस्तुएं जो जीवन पर्यंत प्रभावित करती हैं वातावरण कहलाती हैं। सेम यह डेफिनेशन, सिर्फ वस्तुएं शब्द का प्रयोग कर दिया इन्होंने। रोस के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है, वातावरण से अभिप्राय हमारे चारों ओर फैली उन शक्तियों से, इन्होंने शक्तियों शब्द का प्रयोग किया है, उन शक्तियों से है जिनका प्रभाव जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत पड़ता है, मृत्यु तक पड़ता है। तो ये रोस के द्वारा दी गई डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। अब वातावरणीय कारक जो विकास को प्रभावित करते हैं, वातावरण के कारक, पहला है जन्म स्थान। जन्म स्थान, बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है, कौन से वातावरण में हुआ, डेवलप वातावरण में हुआ है तो वो बच्चे का विकास भी अच्छा होगा। और ऐसे आदिवासी या ग्रामीण एरिया में हुआ तो वहाँ पर बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। जन्म क्रम, उस बच्चे का विकास, जो बच्चे का जन्म है, बालक का जन्म, वो कौन से क्रम में हुआ है, पहले स्थान पर हुआ या दूसरे नंबर पर हुआ है। अगर बच्चे का जन्म दूसरे नंबर पर हुआ तो उसका अच्छे से लालन पालन होगा, उसका अच्छे से ध्यान रखा जाएगा तो उसका विकास भी अच्छे से हो पाएगा।
समाज का वातावरण, जिस समाज में उस बच्चे का जन्म हुआ उस समाज का वातावरण कैसा है, उस समाज में रहने वाले लोग कैसे हैं, उनका प्रभाव भी उस बच्चे पर पड़ेगा। परिवार का वातावरण, तो परिवार का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए उस बच्चे के अच्छे विकास के लिए। अगर परिवार का वातावरण झगड़ालू होगा, अच्छा नहीं होगा, तो उस बच्चे का विकास भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। विद्यालय का वातावरण, अच्छे विद्यालय में बच्चा अगर पढ़ेगा तो उसका विकास भी अच्छे से हो पाएगा। शिक्षा, भौगोलिक स्थिति, मित्र मंडली है, ये मित्र मंडली भी उस बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। उसकी संगति कैसी है, बुरे बालकों के साथ में अगर वो बच्चा रहेगा तो उसी के अनुसार उसका विकास होगा, अच्छे बच्चों के साथ रहेगा तो उसी के अनुसार उसका अच्छा विकास होगा। खेल का मैदान, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। खेल का मैदान जो होता है ये बालक के विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है। खेल के मैदान में उसका शारीरिक विकास भी अच्छे से हो पाता है और सामाजिक विकास भी हो पाता है और नैतिक विकास भी अच्छे से हो पाता है, क्योंकि खेल भावना का विकास इसमें है, सहयोग की भावना का विकास इसमें होता है। पोषण भी उस पर डिपेंड करता है, पोषण अच्छा मिलेगा तो उस बालक का विकास भी अच्छा हो पाएगा। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो के अंतर्गत हम बाल विकास के विषय में डिटेल से अध्ययन किया है। बाल विकास को आगे हम तीन अवस्थाओं में बांटते हैं, जिसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। कल के वीडियो में हम शैशवावस्था के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये नोट्स आप चाहते हैं, साइकोलॉजी, विज्ञान, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इन सभी से संबंधित सभी सब्जेक्ट के नोट्स आप चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।